प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज DGISPR ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक तो पाक फौज की तरफ से किए गए जो तरक्याती काम हैं उनका बहुत तफसील से जिक्र किया। तरक्याती कामों की तफसील बताते हुए उन्होंने जो तालीम के प्रोजेक्ट्स हैं, सेहत के प्रोजेक्ट्स हैं, साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो सड़कें बनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ शोबों में काम किया जा रहा है, उनकी तफसीलात बताई। और साथ ही साथ उन्होंने जो कलअदम TTP है उसको एक नए नाम से मुखातब करने की बात की। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर TTP को फितना अल ख्वारिज कहा जाए, यानी ये खारजी हैं और फितना अल ख्वारिज के नाम से इसको पुकारा जाएगा, ये कितना अहम है ये कदम कि इस नाम से इसको पुकारा जाए। दूसरा, डिजिटल दहशतगर्दों की फिर से बात हुई है, 9 मई का फिर से जिक्र हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर तो हम बात करेंगे ही। साथ में आज बांग्लादेश में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शेख हसीना वाजिद, बल्कि थी कहना चाहिए, वो आज मुल्क छोड़ के फरार हो गई। कई दिन से मुजाहरे चल रहे थे। कल उन्होंने खिताब करते हुए कहा था, बल्कि एक बयान जारी करते हुए इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि ये जो तलबा हैं ये दहशतगर्द हैं और इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन आज उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा है। इसके जो मुहर्रिकात हैं वो दरअसल क्या हैं और ये किस तरह से हुआ है। आज शेख मुजीब के मुजस्मे भी तोड़े गए हैं, उन पर भी लोगों ने हमला कर दिया। इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और तीसरा, आज 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने एक मुतनाज़ कानून साजी से रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने का जो मुतनाज़ कदम उठाया था, उसको 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और दुनिया भर में आज 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर के नाम से मनाया जा रहा है। इन तमाम उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुश आमदीद। और सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं कौमी सलामती उमूर के। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपका भी। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, जो कलअदम TTP के हवाले से बात हुई है, DGISPR ने इसे फितना अल ख्वारिज के नाम से आज कहा कि इससे पुकारा जाएगा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में एक अहम फैसले और नोटिफिकेशन के जरिए कलअदम TTP को फितना अल ख्वारिज के नाम से नोटिफाई किया है। आइंदा से इसको इसी नाम से पुकारा जाएगा और इससे जुड़ा हर दहशतगर्द खारजी पुकारा जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये फितना है, ना तो ये कोई तहरीक है और ना ही इसका दीन इस्लाम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। ब्रिगेडियर साहब, ये इसकी अहमियत क्या है कि दहशतगर्द को खारजी पुकारना और इस तंजीम को फितना अल ख्वारिज के नाम से पुकारना, इसकी क्या अहमियत है? अहमियत इसमें यह है कि ये कोई तहरीक नहीं है, ये कोई जो है पॉलिटिकल तहरीक नहीं है, ये दहशतगर्दी की तहरीक भी नहीं है। ये ख्वारजी मीन्स कि ये सारे ख्वारजी हैं, ये दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के दुश्मन है, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है, पाकिस्तान की हुकूमत के दुश्मन है। और ये सिर्फ फितना फैलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फितना है जिसको जितनी जल्दी से सर कुचल दिया जाए उतना ही बेहतर है। इसलिए इनको तहरीक तालिबान कहना बंद कर दिया गया है। नाउ दे आर ख्वारजीज़। और इसलिए अब मेरे ख्याल में इनको खुद समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि आप एक फितने को जन्म दे रहे हैं। आप पाकिस्तान के खिलाफ आप ये मुहिम चला रहे हैं। आप बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं, जो आप पाकिस्तान के PK में कर रहे हैं और सिंध और बलूचिस्तान में कर रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायर्ड है। इसके लिए पूरी कौम आपके लिए खड़ी है और इसीलिए अदम इस्तेकाम की बात की जा रही है कि अब आपने ये पूरी कौम ने मिलकर आपका इस फितने का मुकाबला करना है। और इसके लिए जब तक पूरी कौम खड़ी नहीं होगी, ये फौज दहशतगर्दों को मारती जाएगी, ये फिर सबको भी करते जाएंगे। इसके लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत। इसीलिए अगर आप देखेंगे ये इलीगल स्पेक्ट्रम की बात की जाती है कि ये जो इसमें लोग शामिल हैं, इसमें आपके सारे जितने आपके माफिया है वो शामिल हैं। ड्रग माफिया, स्मगलर माफिया, उसके बाद इनके सपोर्ट करने वाले, फ़ायदा उठाने वाले लोग, इन सबको तकलीफ है। द डे यू सेट के अज़्म इस्तेकाम, आप देखें किस तरीके से इनके खिलाफ खड़े किए गए हैं। ये स्मगलर पैसा स्मगल कर रहे हैं, ट्रायल स्मगल कर रहे हैं, उसके बाद ये ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं। इसके साथ आप देखें कि फिर ये एक मारंग ब्लोज वाला फितना एक और खड़ा हो गया है। ये पाकिस्तान के खिलाफ ये सारे मिलकर महाज बना लिया है। इनका सबका इंटरेस्ट एक ही है कि करप्शन करो, मुल्क को तोड़ो, मुल्क का पैसा लूटो। और इनको कोई पाकिस्तान, ये मुसलमान है ही नहीं, ये इंसानियत के जालिम है।
ये इनका मकसद आई थिंक बड़ा क्लियर है और हम सबको बिल्कुल इनको ये कोई तहरीक नहीं है और इस तहरीक को पाकिस्तान का बच्चा जो है उसको कंडेम करता है। दैट इज व्हाट इट इज। बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली साहब, ये एक तो खारजी हैं, फिर माफियाज हैं, फिर स्मगलर्स हैं, फिर मुख्तलिफ तरह की तहरीकें चलाने वाले, बलोच तहरीकें चलाने वाले लोग हैं। क्या इन सब का आपस में कनेक्शन है? जी बिल्कुल, इनका बड़ा अहम कनेक्शन है और आपने देखा कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में इनका जो पूरा गठजोड़ और ताना बाना है उसको बड़े क्लियरली वीडियोस के जरिए से भी साबित किया। देखिए, सबसे पहले जो है फॉरेन फंडिंग आती है, नंबर 2 जो है फिर एक जत्था क्रिएट किया जाता है, फिर तीसरी स्टेज में उनको एक एंटी स्टेट बयानिया दिया जाता है, फिर इन तीनों को मुनज़्ज़म करके इंतशार की मुख्तलिफ एक्टिविटीज प्रमोट की जाती हैं। ये चौथी स्टेज होती है। 5वीं स्टेज में इनको इंटरनेशनल मीडिया से, खुसूसन भारतीय मीडिया से बहुत ज्यादा पजीराई और सपोर्ट दी जाती है। तो जब आप इनको पांचों चीजों को जमा करके इनके ताने बाने जोड़ें तो आपको इनका जो एजेंडा है बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने नजर और समझ आ जाता है कि जनाब ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, बाहर की इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना, अवाम का रियासत और फौज के खिलाफ एतमाद जो है उसको कमजोर करना, ये बुनियादी एजेंडा है और ये दुश्मन के अज़ाइम को आगे बढ़ाने की एक शक्ल है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि हाइब्रिड वॉर का जो असल बैटल स्पेस है, जो बैटल स्पेस उसका क्रिटिकल है, वो इंफॉर्मेशन डोमेन है। इसीलिए डिजिटल टेररिज्म की भी उन्होंने बात की कि कैसे दो सतह पे पाकिस्तान के कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है। दाखिली सतह पे पाकिस्तान की अवाम को फौज और रियासत के खिलाफ करने की, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की, और बाहर से पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स और डायस्पोरा को मुतनफिर करने की। सही है सर। अब ये सवाल बुनियादी तौर पर ये आपने डिजिटल दहशतगर्दों की बात, हम ये टर्म इस्तेमाल भी हो रही है, आज भी DGISPR ने इसका जिक्र किया। मैं आपको सुनवाना भी चाहता हूँ डिजिटल दहशतगर्दों के हवाले से क्या बात हुई है, फिर मैं ब्रिगेड साहब के सामने एक सवाल रखता हूँ। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे, कोई उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज में इन्वॉल्व हो, फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, ये वो बदकिस्मत बेजमीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सर, जो अपनी रियासत, अपने इदारों और आवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ये जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, इसमें कुछ पाकिस्तान में भी बैठे हैं, कुछ बैरून मुल्क भी बैठे हैं। आपके ख्याल में क्या ये लोग किसी बयानिए, किसी सियासी बयानिए के जेर असर हैं, या आपके ख्याल में ये गैर मुल्की या दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अपने जो है वो मुफादात के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या, या इन दोनों में कोई तफरीक कर सकते हैं हम? देखें, ये दोनों किस्म का ये काम कर रहे हैं। दुश्मन का बयानिया जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, उसके बाद यही बयाना वो लेके मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी जो लोग बैठे हैं वो यही कर रहे हैं। आपके सामने आपके 3 फौजी जो थे पुराने, जिनको सबको कोर्ट मार्शल किया गया जी, उनके रैंक वापस ले लिए गए। और कितने अफसोस की बात है कि वो मुल्क के खिलाफ, मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, अपना ज़मीर बेच रहे हैं और सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर, चंद मॉनेटरी बेनिफिट के खातिर। क्या आप रियासत जो आपकी माँ होती है आपके खिलाफ बात कर सकते हैं? मुसल्लह फौज पाकिस्तान की बका की सलामती की जामिन है, और अगर आप ऐसी बात करते हैं इसका मतलब आप मुल्क के खिलाफ बात करें। इसलिए इनके खिलाफ कानून भी है। ओनली थिंग इज इनको सजा कैसे देनी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नए कानून, जो भी कानून है, वी हैव टू टेक ऑल आवर एफर्ट्स कि ये जहाँ बैठे हैं उन ममालिक से बात की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए जिस तरीके से भी किया जाए, और उसके बाद इनको ला के कटहरे, कानून के कटहरे, इनके कोर्ट मार्शल तो हो ही चुके आपके सामने, जिसमें इनको सख्त से सख्त 14 साल 12 साल सजा भी हो चुकी है। लेकिन मज़ा उस वक्त आएगा जब मुल्क में, और इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट के साथ जब ये जेल में जाएंगे, और उसके बाद इनको इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात है, और इसके लिए
आपको काउंटर जो एक टेररिज्म का है सिस्टम या काउंटर प्रोपेगेंडा के खिलाफ काउंटर नैरेटिव जो उसको ब्यानियां बनाए। आपके मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है इसमें। आपको नए यंग टैलेंट को लाएं जिनको सोशल मीडिया का बहुत एक्सपीरियंस है, उनको इनके खिलाफ इनके खिलाफ काउंटर बयानियां बनाया जाए और उनको एक्सपोज किया। जो मुट्ठी भर लोग, सिर्फ मुट्ठी भर लोग, और फिर अपने मुल्क में इतनी आगाही लेकर आए कि लोगों को ये भी ना हो कि कोई ऐसी बात है, बल्कि ये सारा झूठा फेक बयानियां है और इसको अवाम में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जो स्मगलिंग के हवाले से बात की और ये जो पैसा ज़ाहिर है जो स्मगलिंग से बनता है वो फिर वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होता, तो उसमें मोहम्मद अली साहब आज भी कहा गया है कि चूँकि पिछली मरतबा स्मगलिंग की बात हुई थी कि किसने बंद करनी है, तो फिर उसमें पॉलिटिकल रिएक्शन आया था कि जी ये फ़ौज की भी जिम्मेदारी है। तो उसकी आज वजाहत की गई है और कहा गया है कि जी ईरानी सरहद मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो सकती क्योंकि हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, और अगर बंद की जाती है तो फिर इलाके में एक और तरह की जो है वो एक बयानिया बनाया जाएगा, ये एक और तरह का रद्द-ए-अमल सामने आने लगेगा। तो ये कितना ट्रिकी मामला है? देखिए, DGISPR ने दो मिसालें दे के वादे किया। बात पाकिस्तान का मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मसाइल सिर्फ वसाइल से वाबस्ता नहीं, हमारा जो जोग्राफिया ईरान और अफगानिस्तान से वो भी बहुत कठिन रास्तों पे मुहित है। तीसरी बात यह है कि इशू बंद करने का नहीं है, इशू रेगुलेट, डॉक्यूमेंट और मैनेज करने का है। दुनिया में बॉर्डर बंद कोई नहीं किया जाता, उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, उसको मैनेज करना, उसको डॉक्यूमेंट करना असल मामला है। और ये तमाम चीजें ये फौज ने तो नहीं करनी है भाई। वहां पे वीजा का काम जो है वो FIA ने करना है, जो ट्रेड हो रहा है वो कस्टम्स ने देखना है, वहां पे जो लोगों की आइडेंटिफिकेशन है वो नादरा ने करनी है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लोग हैं, FIA के लोग हैं, उन्होंने स्मगलिंग रोकनी है। ये तमाम काम ये फौज के करने के तो नहीं है, और ये तमाम तर सिविलियन डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो असल जरूरत ये है कि इन इदारों के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाए, करप्शन का खात्मा किया जाए, उनकी इस्तेदाद को बढ़ाया जाए और बॉर्डर्स को बेहतर अंदाज में रेगुलेट, मैनेज और मॉनिटर किया जाए, जिस तरह दुनिया की कोई भी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क में किया जाता है। सही है। 9 मई के हवाले से बहुत बात हो रही थी ब्रिगेड साहब, और पिछले दिनों कुछ ये खबरें भी चल रही थी, ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा बात हो रही थी कि कुछ बातचीत हो रही है, और जो पैगाम PTI के रहनुमाओं की तरफ से एक आ रहा था, एक सॉफ्ट किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे थे, उससे लगता था कि शायद कोई बैकडोर जो है वो चैनल एक्टिव हुआ है। लेकिन आज जब सवाल हुआ 9 मई के हवाले से कि क्या आपका क्या मौक़िफ़ है उस पर, उन्होंने कहा हमारा वही मौक़िफ़ है जो 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और हम जानते हैं 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। आज क्या गया इस पर सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जी सर, स्टेटस वहीं पर है PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत का, और उसी तरह से फौज आज भी देख रही है जो 7 मई को जिस तरह से देख रही थी। देखिए, DGISPR ने बड़ी क्लियर बात कर दी है कि देयर इज नो चेंज इन आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के स्टांस के अंदर। ठीक, जिस तरीके से PTI ने 9 मई को आर्मी इंस्टॉलेशन पे जाके जो कुछ किया, GHQ में जाके किया, निशान हैदर के जो हमारे शहीद थे उनकी यादगारों को जिसकी बरहमती की, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सबसे बड़ी अफसोस है कि दे डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। बात ये कि आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप कौन से माफी मांगे, आप कहें जी मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी में अपॉलोजिज करता हूँ, रिग्रेट ही नहीं। फिर आपने जो कुछ फौज के साथ किया, बात की, नाउ फौज इज नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। आपका काम है, पॉलिटिकल पार्टी है तो प्लीज गो एंड टॉक टू पॉलिटिकल पार्टी। आप हुकूमत वक्त से बात करें, आप उनकी अगर वो कॉल दे रहे हैं आप जाएं, बैठें, बात करें। आपकी कंडीशन है कि सबसे पहले जी हमारा मैंडेट वापस करें, नंबर 2 बात है कि जी हमें वापस ये सारे फैसले हमारे हक में करें, हम फिर बात करेंगे। आई मीन क्या बार बार इलेक्शन मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? आपको चाहिए कि अगर आपको रिलीफ मिलता है आप जाएं, बाई इलेक्शन लड़ें,
असेंबली में आए, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, फाइट जो केसेस जो 45 के हैं अदालतों से आप अपने केस को रिट्रीव करें, गेट सिंपल मेजॉरिटी एंड मूव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। बजाय इसके कि आप कहें कि मैं निकलूंगा सड़कों में जाके बैठ जाऊंगा, मैं सड़कों में धरने नहीं दूंगा। कैन यू अफोर्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जाके इकोनॉमिक रिवाइवल जो हो रहा है वो दोबारा मुल्क उसी तरह जाके खड्डे में गिर जाए और फिर मुल्क एक दफा फिर दुनिया की मिन्नतें करता पड़े कि जी हमें कोई मदद करे वरना हम डूब जाएंगे। जी सही, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ता उसको इख्तियार किया जाना चाहिए। मैं मोहम्मद अली साहब ये बताइए, ये बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में कल तक वज़ीर-ए-आज़म कह रही थी कि ये तलबा एहतजाज जो कर रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा और इनके सामने हथियार नहीं डाले जाएंगे। आज उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और वहाँ एक अबूरी हुकूमत कायम हो रही है। ये कैसे हुआ बांग्लादेश में? देखिए, पहली बात यह है कि मैं एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत अपने बंगाली भाई बहनों से हमदर्दी है और मैं उनसे ताज़ियत करता हूँ जो सैकड़ों जाने ज़ाया हुई और जो लोग जाँ बहक हुए हैं। हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। हम तवक्को करते हैं कि बांग्लादेश जो है वो तरक्की, खुशहाली और सलामती के तमाम जो मनाजिर हैं वो तय करेगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि आज एक बहुत तारीखी दिन है बांग्लादेश की सियासत में, क्योंकि वो नज़रिया और वो सियासी कुव्वतें और अफराद जो कि भारत को अपीस करके भारत नवाज पॉलिसियाँ चला रहे थे और वो 1971 के मुक्ति बाहिनी के जो एक्टिविस्ट हैं उनके लवाहकीन और फैमिलीज को बहुत ज़्यादा नवाजते थे, अहम ओहदों पे जॉब्स मिलती थी, कोटा मिलता था, उनको आज की बांग्लादेश की नौजवान नस्ल ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ बांग्लादेश की सियासत में एक नए दौर का आगाज है, जिसमें जो बांग्लादेश की नई नस्ल है वो भारत नवाज सियासत से और सियासतदानों से अब आज़ादी चाहती है। वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे सर उठा के जीना चाहती है, जो मेरिट और इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पे जॉब का कोटा और अपॉर्चुनिटीज चाहती है। और मैं समझता हूँ कि ये जनूबी एशिया की तारीख में और बांग्लादेश की नज़रियाती तारीख के इर्तिका में भी बहुत अहम दिन है। सही है। बिरगे साहब, आप इसे कैसे देखें इस सारे मामले को? एहतजाज शुरू होता है, वो एहतजाज जोर पकड़ता है, सैकड़ों जानें चली जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर 4 मरतबा की प्राइम मिनिस्टर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कदम जमा के बैठी हैं, लेकिन फिर उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। फिर आज जो है वो एक तरह से वो मुल्क से फरार हो गई और अबूरी हुकूमत कायम हो रही है। कैसे देखते हैं आप इस सारे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है? सर, नरेंद्र मोदी से इनकी हुकूमत के बहुत ताल्लुकात थे और इसलिए इंडियन हेलीकॉप्टर भाग गई और मेरे ख्याल में रिपोर्टेडली इंडिया ने भी मेरे ख्याल में इनको रिफ्यूज किया, शी माइट बी गोइंग समवेयर एल्स। बात यह है कि जब आप जुल्म बर्बरीत करें, अपने अवाम 300 से 400 लोगों को मार दें और उसके बाद फौज को कहेंगे फौज आके इसको संभालें, कंट्रोल करें और जो नजर गोली मार दें, फौज ने रिफ्यूज कर दिया। इसीलिए रिफ्यूज किया कि ये फिर सेकेंड हैंड आप देखिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया है बिल्डिंगों के ऊपर। देश भी की यंग नस्ल समझती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत ही रिलीजियस और दरीना कल्चरल ताल्लुकात हैं, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। और आप देखेंगे कि अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी नई हुकूमत आती है, जब इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान फ्रेंडली स्टांस होगा। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हसीना वाजिद ने इंडिया के इन्फ्लुएंस में इंडिया की बात मानते पाकिस्तान ताल्लुकात ठीक नहीं किए। ये भी लोगों को बहुत एतराज़ था और अब इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अब उम्मीद यही है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के दोस्ताना में मरासिम होंगे, अच्छे सफारती ताल्लुकात होंगे और एक दूसरे की तरक्की में सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी था। जमात इस्लामी पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। इसके बाद जितने लोग थे वहां पर उनके साथ जिस तरीके से जुल्म किया, एंड कोटा सिस्टम आपने देखा किस तरीके से फौज में लगा दिया, ये सेफ्टी वन में लगा दिया। तो आई थिंक नाउ वी शुड होप कि जो नई हुकूमत आएगी पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो। भैया साहब, ये शेख मुजीब के मुजस्मों को तोड़ना, वो तो जाहिर है फाउंडर ऑफ द नेशन थे एक तरह से, उनके तो जो है वो मुल्क बनाने वाले थे, तो उनके मुजस्मों को तोड़ना ये क्यों हुआ आपके ख्याल में? देखें, दिस स्पीक्स के वो इस सीरियन डिक्टेटरशिप के बहुत सख्त मुखालिफ थे, हेटरेंस थी उनके अंदर, जबरदस्ती दबाया हुआ था, लोगों का लावा पक रहा था। और वो आज आपने देखा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के घर पे गए हैं, उन्होंने मुजस्मे को मार मार के गिरा दिया, तोड़
हथौड़ों से तोड़ दिया। दिस स्पीक कि अब उनको ये बनावटी चीज़ों से नफरत है। पाकिस्तान झंडा लहराने का मतलब कि उन्होंने मुजस्से को गिराया है। आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी चेंज आने वाली है, और पाकिस्तान को अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें कैसे अब उनको वेलकम करना है, कैसे उनसे ताल्लुकात को इस्तवार करना है। और अभी हमारी स्टेटमेंट, हमारी हर चीज़ शुड बी वेरी मैयड रिस्पॉन्स होनी चाहिए, ताकि कहीं भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे बांग्लादेशी हमारे भाइयों की दिलदारी हो और उनके दिल में जो मोहब्बत जागी है ये और बड़े बल्कि ये कम हो जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के लिए भारत ने जो गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी कदम उठाया उसको 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 5 सालों में क्या हुआ है? इन 5 सालों में भारत ने जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 जब यह कदम उठाया गया था भारत की तरफ से, उसके बाद मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत गरी माजी की निस्बत बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 अगस्त 2019 से अब तक भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में 907 कश्मीरियों को कत्ल किया है। यह रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय पुलिस की हिरासत और जाली मुकाबलों में 223 कश्मीरियों को मार दिया गया। इस रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी किया गया है कि 5 अगस्त 2019 के जब ये भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील करने के हवाले से, या रियासत जम्मू कश्मीर की जो मकबूजा हैसियत है उसको खुसूसी हैसियत को तब्दील करने के हवाले से जो कदम उठाया गया, उसमें 24,904 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। यह बहुत बड़ी तादाद है जो 5 सालों में कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। तभी मैं कह रहा था कि एक जो जुल्म सितम के पहाड़ हैं वो तोड़े गए हैं, क्योंकि भारत का जो मतमा नजर था या भारत का जो मकसद था उसको पूरा करने के लिए फिर ये सारे काम करने पड़े। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय अफवाज ने कश्मीर में 1124 घरों और इमारत को नुकसान पहुंचाया है। आज 5 बरस बीत गए हैं। क्या हुआ है इन 5 बरसों में, इसमें बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में इम्तियाज वानी साहब मौजूद हैं, हुर्रियत रहनुमा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज वानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर वकार साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार साहब। ब्रिगेडियर साहब, 5 बरस पहले भारत ने ये प्लान बनाया जो कि यकीनन गैर आइनी भी था, गैर कानूनी भी था और गैर अखलाकी भी था, क्योंकि इस अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। जो कश्मीर है उसकी खुसूसी हैसियत है, लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए भारत ने कदम उठाया था, 5 वर्षों में क्या हुआ है आपके ख्याल में सर? तकरीबन 1.1 मिलियन आप कह लें कि भारतीय अफवाज जो है जिसके अंदर मिलिट्री और पैरामिलिट्री शामिल है, तो हर 6 कश्मीर के ऊपर एक जो है आप कह लें बंदूक तान के भारतीय सूरमा खड़ा हुआ है। एंड देन फिर आई थिंक साइको सोशल इसमें उनकी फेथ है, कल्चर पे असॉल्ट है। और मेरे ख्याल में तमाम एफर्ट्स में सख्त नाकामी हुई है। बिकॉज अगर आप देखें कि इतनी ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो मुझे भी दें इतनी बड़ी फौज, तो मैं शायद महाराष्ट्र में भी कर्फ्यू लगा दूं, 5 साल कोई नहीं निकलेगा। लेकिन कश्मीरियों ने एक तो पॉलिटिकली बिल्कुल इसको रिस्पॉन्ड किया है, स्पेशली ऑक्युपाइड कश्मीर में। और फिर आप देखें कि साउथ ऑफ पीर पंजाल अभी एक शूरश चल रही है जिसमें भारत को बड़ी परेशानी है। कभी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, उधमपुर हो गया, रियासी हो गया, जो इनके कमांड हेडक्वार्टर है वहां पे अभी कुछ अटैक शुरू हुए हैं, जिसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो दोबारा जड़ पकड़ी। इंशाल्लाह शायद ये वैली में भी जाए। बाकी पाकिस्तान का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है कि ये पेपर ट्रांजैक्शन हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, और पेपर ट्रांजैक्शन से और इतनी ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट करके आप लोगों को नहीं दबा सकते। आपने देखा है बांग्लादेश में जो हुआ है कि अवाम जब तहिया कर लेती है तो फिर वो बड़े से बड़ी जो ऑपरेसिव पावर है उसको उठा के परे मारती है। तो मेरे ख्याल में अभी कश्मीरी देख भी रहे हैं। दूसरा एक और एफर्ट हुई है वो जायनस मॉडल की है, वो मैं जरूर हाईलाइट करूंगा। इनके एक साइंटिस्ट है रंगानाथन, और उन्होंने एक बड़े फोरम पे ये बात की कि हमें इजरायली मॉडल अप्लाई करना चाहिए, तो उसका मतलब है कि ये जेनोसाइडल जो एफर्ट है उसको भी कंटिन्यू किया और शायद आगे बढ़े। फिर वो टेस्ट कर रहे हैं वाटर्स को, तो इंशाल्लाह ताला ये नाकाम भी होंगे। और अभी तक इस दौरान हम कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, इस पर मजीद बात करते हैं। इस दौरान हम देख रहे हैं कि आवाज को दबाने के लिए वहां पर जो है वो 14 सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई, और 2019 से अब तक प्रेस क्लब वहां पर बंद है, ताकि ना आवाम की आवाज उठे और ना सहाफियों की आवाज उठे, ना वहां का मीडिया कुछ लिख सके। तो वानी साहब, ये जो मुतअद्दिद तरह की पाबंदियां हैं
और फिर उस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, तो जाहिर है कश्मीरियों के पास भी यही एक ऑप्शन बचता है कि अक़वाम मुत्तहिदा से रजू करें। पाकिस्तान भी दुनिया भर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहा है। कहाँ एफर्ट्स हुई हैं 5 साल में और क्या नतीजा निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ़र्ट्स तो हुई है मगर नतीजा इतना फूसफुल नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जितने भी जो भी है इंटरनेशनल लेवल पे या और किसी ममालिक में या OIC में जिस तरह बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, उसमें एफ़र्ट्स होती है मगर वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। उसमें तो एक तो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को इसमें तेज़ी लानी चाहिए, और जो OIC का प्लेटफार्म है उसमें 2-3 हमारे मुस्लिम ममालिक है जिसमें तुर्की और मलेशिया है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, बाकी मुल्कों की हमें सपोर्ट नहीं है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, मेरा ताल्लुक भी मकबूजा कश्मीर से है, हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में 2019 के बाद क्या हुआ? पहले तो ये हुआ कि वहाँ पर जो है कितना अरसा कर्फ्यू लगा रहा है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, माशी तौर पर कत्ल किया गया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई है, वहाँ पर कत्ल गारत हुई है, और लोगों को जो है इतना परेशान किया गया कि लोगों को हर जो नुकट पे जो है आर्मी के बैठे हुए, जिस तरह खरल साहब ने कहा कि वहाँ पर जो है 10 लाख से ज़्यादा फौज है। 10 लाख तो एक तो पैरामिलिट्री फोर्स है, दूसरे उसके बाद पुलिस ले ले, उसके बाद इंटेलिजेंस के इदारे ले, ये कम से कम 15 लाख बनते हैं। तो मकबूजा कश्मीर में हर तरफ फौजी नजर आपको आएंगे। सब चीज़ें ठीक हैं, और अगर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है तो फिर इतनी बड़ी फौज की जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि शहरी जो हैं वो उस फैसले को 5 साल पहले जो हुआ था, आईनी तरमीम की गई थी, उसको कबूल नहीं किया लोगों। अभी तक कोई कबूल नहीं किया। आप देखें, एक तरफ भारत कह रहा है यहाँ पर हमने अमन लाया है और हर तरफ जो है अमन है, तो वो यही गीत गा रहा है, पूरी दुनिया में गा रहा है। मगर आप देखिए, अगर इस वक्त उधर जो फौजी है उससे उन 10 लाख फौजी में से 1000 फौजी कम किया है, नहीं किया, और दूसरा उससे अमरनाथ यात्रा की आड़ में 1 लाख फौजियों का और इजाफा किया है। तो मकबूजा कश्मीर में तो हमेशा जो है, आप देखिए उसके बाद 5 अगस्त के बाद क्या हुआ? 5 अगस्त के बाद पूरी हुर्रियत क़यादत को नज़रबंद किया गया, और हमारी जो कुल जमाती हुर्रियत का जो पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई, इसी तरह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पे पाबंदी गई है, लिबरेशन फ्रंट पे पाबंदी लगाई गई है, इसी तरह मुस्लिम लीग पे वहां पर पाबंदी लगाई, हर 14 सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई, और लोगों की जायदादें को जब्त किया जाता है। आप देखें, उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज की तरफ वो जा रहे हैं। उन्होंने हमारे अंदाजे के मुताबिक इस तरह तो 34 लाख जो आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स, मगर ये है 42 लाख जो उन्होंने डोमिसाइल इशू किए, 42 लाख डोमिसाइल इशू किया, जो हिंदुस्तानी लोग वहां पर जमीनें खरीदने की कोशिश करें, मगर मकबूजा कश्मीर के अवाम ने उनको मुस्तरद किया है, किसी ने अपनी जमीन नहीं बेची है। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम तो अपने हक के लिए जद्दोजहद, जो उसको भारत ने भी दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दिया है। भारत ने 1947 में जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने जो है हमसे वादा किया था कि हम यहाँ पर 27 अक्टूबर को जो उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ फौज दाखिल की थी, तो हम आर्जी तौर पे आए हैं। उसके बाद वो खुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है, और अक़वाम मुत्तहिदा में 18 करारदादें हैं मसले कश्मीर के हवाले से। उसके बाद आप देखें, वहाँ 5 अगस्त के बाद क्या हुआ मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ? वहाँ पर जो है मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। इसी तरह जो है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया पे कोई बात करता है उसको जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। हमारे जो इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता खुर्रम परवेज साहब इंसानी हुकूक के लिए काम करते थे, वो 3 साल से इस वक्त जो है नजरबंद है वो, और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, और आवाज़ें भी उठ रही है, मगर वो जो है वो आवाज़ें जो है मौसर नहीं हो। सही, आपने OIC की बात की, मैं ब्रिगेडियर वकार साहब से जानना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ये OIC का प्लेटफॉर्म किस तरह मौसर तरीके से इस्तेमाल किया गया, और कितनी आप समझते हैं कि जरूरत है, या अभी भी किस हद तक आवाज उठाई जानी चाहिए इस प्लेटफॉर्म से? आई थिंक उसमें पाकिस्तान को डेफिनेटली एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, चाहे वो OIC हो या बाकी इंटरनेशनल फोरम्स हो। लेकिन इसके अंदर जो आई थिंक इसके अंदर कुछ कामयाबी भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज आपने देखा है कि भारत का क्लाउड है, मिडिल ईस्ट में भी है, और उस तरीके से जिस पहले खुल के सपोर्ट होती थी वो चीज नहीं है। लेकिन इससे मायूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये केस जो है कश्मीरियों का है और फिर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की माशाल्लाह वी हैव आजाद कश्मीर की अपनी पूरी गवर्नमेंट है। आपका 15 लाख सिर्फ डायस्पोरा जो है कश्मीरी पाकिस्तानी UK में है, शायद इससे ज्यादा, पिछला नॉर्थ अमेरिका है, और इसी तरीके से रिसोर्सेज फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन ऑफिस है।
तो फिर आपके डेफिनेटली सिविल सोसाइटी और कश्मीर की बहुत ज़्यादा तंजीमें हैं जो काम करती हैं। फिर आज़ाद कश्मीर वॉज डिक्लेयर्ड कि हमारा फ्रीडम का एक कैंप है और उसी तरीके से ऑपरेट कर। तो मेरे ख्याल में अगर कंसंट्रेटेड आप एफर्ट लगाएं, इसकी परसिस्टेंसी होनी चाहिए, कांस्टेंट एफर्ट हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकते। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।